सबसे पहले तो आज हमारे इस प्रेस वार्ता में और जो डॉक्यूमेंट्री आप मीडिया बंधुओं ने देखी, मैं आप सारे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि जो भी केंद्रीय जन कल्याण नीतियाँ जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हैं, और जो ये डॉक्यूमेंट्री जो है तो आपने इनको प्रेस वार्ता में मैं अभिनंदन करता हूं। जैसे इस प्रेस वार्ता से पहले हम सब ने मिलकर एक 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखी, जिसमें कि 12 साल का जो विश्वास, 12 साल का जो विकास और 12 साल की जन कल्याणकारी नीतियों द्वारा पूरे देश में एक नया दौर शुरू हुआ। वो तभी शुरू हुआ जब आज से 12 वर्ष पहले हमारे देश के आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश की कमान संभाली। और मुझे आज कहते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि देश के वैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे ज़्यादा कालखंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया, और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें तो आज लगभग 4403 दिन मुकम्मल हुए हैं, तो ये अपने आप लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आप एक ऐसा माध्यम बने कि वो जन कल्याणकारी नीतियाँ पहाड़ों देश के हर कोने में जो है आपने पहुंचाई। और 2014 के पहले की बात करें तो क्या पढ़ने को मिलता था? भ्रष्टाचार। क्या पढ़ने को मिलता था? हर 2014 से पहले स्कैम राज, हिंदुस्तान को, भारत को स्कैम राज कहते थे। इस स्कैम राज को बदल के आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के राज में, उनकी सदारत में ये स्कैम राज को बदल के राम राज स्थापित किया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करते करते जम्मू कश्मीर की तरक्की की और तामीर की बात करूं, जिला रामबन की, आप किस रफ्तार से, चाहे वो कश्मीर जाना हो या कश्मीर से जम्मू आना हो, बड़े आराम से जो हमारे लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जम्मू कश्मीर के बसनीक, 12 साल पहले भी जब सड़क बंद रहती थी तो 10-10 महीने, 8-8 देखिए, पूरे टाइम बाउंड मैनर में इस नेशनल हाईवे को फिर से रिस्टोर किया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि रेल भी जम्मू से, कटरा से, उधमपुर से, कटरा से होते हुए कश्मीर जाएगी। उसका नींव पत्थर कांग्रेस की सरकार में कब पड़ा आप सब जानते हैं, लेकिन अगर वो सपना साकार हुआ वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और इसके अलावा अगर मैं जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मोदी सरकार ने ऐसे राजनीतिक फैसले लिए जिससे हर एक उस पर बात कीजिए। जो 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर 15 दिन भी बोले तब भी आदरणीय मोदी जी की सदारत में जो पूरे देश में एक रेवोल्यूशन आया है, एक तरक्की के नए आयाम स्थापित हुए हैं, 15 दिन भी कम पड़ जाएंगे। मैं कहूँगा कि किसी ने सोचा नहीं था कि धारा 370 टूटेगी और 35A का जो निरस्तीकरण होगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि 3 तलाक भी कभी कानून आएगा और जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा। किसी ने ये नहीं सोचा था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी यहाँ पर लागू होगा। और तो और GST के माध्यम से एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था भी आदरणीय मोदी जी के इन 12 वर्षों में हुई है। और तो और उग्रवाद पे लगाम अगर लगी है तो आप खुद मेरे पत्रकार भाई बंधु आप जानते हो कि ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जा रहा है। अब गोली के साथ बातचीत बोली नहीं चल रही है। ये दुश्मन देश पाकिस्तान को भी समझ आ गया है। एक 22 रन हुआ और ऑपरेशन संदूर आपके आ गया है। 1947 की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री होते तो जो आज हम स्वप्न ले रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, वो कब का बन चुका होता। और आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष और खासकर जम्मू कश्मीर जो है वाकई जिसको राहुल गांधी जी शायद तब छोटे होंगे और जब उनकी दादी जी माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताश्री भी आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और तो और उनकी माता जी
यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं, और जब प्रधानमंत्री स्वर्गीय हमारे मनमोहन सिंह जी थे, आप बताइए कितने स्कैंडल हुए। क्या राहुल गांधी जी 70,000 करोड़ का जो कोल माइनिंग स्कैम का कोई जवाब दे सकते हैं? जो क्राइम, जो रेप्स उनके कार्यकाल में हुए, क्या राहुल बाबा उस तरफ कोई अपनी गलती या अपनी सरकारों की गलतियां बता सकते हैं? क्या क्यों ऐसा हुआ कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो जो कुछ ना कर पाए, और 12 साल में मोदी जी ने करके दिखाया। 3.5 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से 3.5 लाख करोड़ सरकारी खर्चा की बचत हुई, और लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला, लोगों के अकाउंट्स में गया। ये राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं हुआ? ऐसी सोच क्यों नहीं? कान आंख बंद करके रखे हुए हैं। जब मैं पत्रकारों की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप इशारा राजनीतिक दलों की तरफ कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। जंतर मंतर में जाने की जरूरत है क्यों? अब्दुल्ला खानदान कोई शहजादा है? अब्दुल्ला खानदान के कहने पर स्टेटहुड मिलेगी? महबूबा मुफ्ती जी के कहने पर स्टेटहुड मिलेगी? देखिए, ये अपनी राजनीतिक जो इनकी जमीन है कहीं ना कहीं सिकुड़ती जा रही है कश्मीर में भी। आज उससे बचने के लिए 18 महीने का जो मिस गवर्नेंस है, आप देखिए 18 महीनों में क्या किया। 27 से 30 डिपार्टमेंट इनके पास है। अभी तक आप बता दीजिए मेरे पत्रकार भाई बंधुओं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है। आप हंस रहे हैं, मुझे पता है क्यों, क्योंकि उनका जीरो आया है। बहुत बड़ा धरनी है गृह मंत्री जी। मैं ये कहूंगा, ये जो स्टेटहुड की राग लाप रहे हैं, पहले अपनी 18 महीने में आपको जो चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने काबीना में अपने लोग लाए हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है? उमर साहब को यह डर लगा है कि कहीं एमएलएस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनसे तंग पड़ चुके हैं। क्यों बार बार परेड कराई जा रही है, कभी असेंबली के अंदर तो कभी डाची गांव में। तो उमर अब्दुल्ला खुद हिले हुए हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जो कुछ ऐसे एमएलएज हैं जो ये समझ रहे हैं कि ये अब्दुल्ला की जो खानदानी कुर्सी की जो सत्ता है, चाहे वो मुफ्तीज की भी ओपोजिशन में हो, उनको पता है कि ये लोगों के साथ अन्याय नहीं कर रहे। स्टेटहुड जो है वो मिलनी है, लेकिन अब्दुल्ला के और मुफ्तीज के कहने पे नहीं मिलनी है, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के कहने पर और सही समय आने पर स्टेटहुड का दर्जा जरूर मिलेगा। आज ऑलमोस्ट के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं, देश की जनता को एम्पावर कर रहे हैं। क्यों हम दुनिया से नजर झुकाकर बात करते थे? शक्ति थी, सामर्थ्य था, फिर भी क्यों छाई रही मायूसी? हर सवाल का जवाब मिला एक सवाल, जब सूरज उगा रोज की तरह पूर्व से, पर गर्व के साथ, उम्मीदों के पर्व के साथ, और प्रारंभ हुई खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पाने की यात्रा।